च कौशल्याना जागविणारा शो. ओके. विविध व्यक्तिमत्वांचा जीवनाचा प्रवास, श्रवणीय अनुभवांची असे माहिती खास. सगळ्यांना हा टॉक शो असे सजग बनवणारा, विजन विस्डमच्या अगदी जवळ नेणारा. माइंडाच्या कौशल्याना जागविणारा शो. माइंडफुल हा टॉक शो. माइंडफुल हा टॉक शो. माइंडफुल हा टॉक शो. नमस्ते नमस्ते भाइयों और बहनों और ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ आवर चैनल ऑन यूट्यूब. आई एम डॉक्टर आरती सूर्यवंशी और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है माइंडफुल हार्ट टॉक शो, अर्थात पैशन, प्रोफेशन और पर्पस. आज मैं आई हूँ पवई में और जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना उनका नाम कमाया है, बहुत बड़ा नाम है उनका, और उन्होंने आज तक लगभग 200 फिल्मों 200 से ज़्यादा फिल्मों को उन्होंने म्यूज़िक दिया है, संगीत दिग्दर्शक रहे हैं और 1000 से भी ज़्यादा गानों को उन्होंने कंपोज किया है और म्यूज़िक दिया है. और वो दूसरे कोई भी नहीं है, वो है अपने आनंद जी भाई और मिलिंद जी भाई. आनंद जी भाई, मिलिंद जी भाई, आपका बहुत तेज़ी से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, माइंडफुल हार्ट टॉक शो में. नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके साथ बातें करने का मौका मिला आज. बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग. Namaskar to everybody and special thanks to आरती जी for calling us for this show. और अच्छा लग रहा है और हम लोग अब कुछ बातचीत करते हैं. यस बहुत 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 खुश हूँ मैं कि आज मैं यहाँ आ पाई हूँ और मैं हूँ आनंद जी, मिलिंद जी के ये म्यूज़िक एकेडमी में, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे उन्होंने तो उनका पूरा करियर तो दिया ही है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को, लेकिन अब ये नए नए यंग लोगों को तैयार कर रहे हैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए. गायकों को तैयार कर रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को तैयार कर रहे हैं, गीतकारों को तैयार कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर. आनंद जी, मिलिंद जी, ये कैसा सफ़र रहा आपका? आज अभी आपने ये एकेडमी शुरू कर दी है, तो क्या बता पाएंगे आप? इतना बड़ा आपका ये करियर रहा है, तो क्या बताएंगे आप मुझे? अकेडमी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अकेडमी करीब 5 साल पहले शुरू की हम लोग. ओके. और खूब ज़ोर शोर से विथ द हीरानंदानी ग्रुप, निरंजन भाई, ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव, एंड द प्रिंसिपल कल्याणी मैम. तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े हॉल हम लोग को मिले जहाँ हम लोग एडमिशन लिए और लोगों को सिखाना शुरू किया. उसके बाद वो पैंडमिक आ गया. तो पैंडमिक में 2 साल जो ऑफलाइन टीचिंग था, आमने सामने बैठकर, वो बंद हो गया. बराबर. एंड वी हैड टू गो ऑनलाइन. मगर ऑनलाइन जाने के बाद आई थिंक वी वर कट डाउन टू साइज बाय ऑलमोस्ट 1/5. जो धीरे धीरे 3 साल एकेडमी ग्रो हुआ और ग्रो करवाया हम लोग ने, वो एकदम से नीचे चला गया और स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए. फिर एक वक्त ऐसा भी आया पैंडमिक के बाद कि लगा कि ये हाउ टू रन द एकेडमी, इतने कम स्टूडेंट्स में. लेकिन उस पर काफ़ी मेहनत करके हम लोग, और ऑफ कोर्स स्कूल में एड्स देके और उनके पोर्टल पे वापस टू स्टैंड अप अगेन. और अभी फिर वापस काफ़ी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं और हम लोग यहाँ पर गिटार सिखाते हैं, कीबोर्ड, हिंदुस्तानी वोकल, वेस्टर्न वोकल, फ्लूट, ड्रम्स, सारा ये सारी चीज़.
और स्टूडेंट्स बहुत खुश है बिकॉज 2 साल उन लोग घर पे बैठ के पूरा कंप्यूटर पे ही एजुकेशन और एवरीथिंग, ट्यूशन से लेके सब हर ऑनलाइन, चीज, एवरीथिंग वाज वर्क फ्रॉम होम। करेक्ट। तो अभी दे आर सो हैप्पी कि नन ऑफ देम वांट टू डू ऑनलाइन। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए, सारे आते हैं यहाँ आमने सामने बैठ के सीखते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वी आर थैंकफुल टू एक्चुअली गॉड कि द वर्ल्ड इज कम बैक टू नॉर्मल। यस, एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। और अभी अभी मैंने ये भी सुना है कि आपके एकेडमी में से कई बच्चे ऐसे हैं कि उनके गाने आपने रिलीज़ भी किए हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए एकेडमी से अभी प्लीज। हम लोग रिलीज नहीं किए हैं, हाँ जी। लेकिन उन लोग से कुछ गाने गवाए हैं। अच्छा। और अभी हम लोग अपनी खुद का रिकॉर्ड लेवल लॉन्च करने वाले हैं 2023 में। ओके। और जिन लोगों के साथ हम बातचीत किए हैं, दे ऑल वांट न्यू वॉइसेस। तो फिलहाल हमने एक एल्बम किया है हिमेश रेशमिया म्यूजिक एंड मेलोडीज, अरे वाह। उनके बैनर, उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए। इसमें सारे सिंगर्स इंडियन आइडल वाले हैं, जैसे पवनदीप, अरुणीता, साइली, निहाल, ये सारे लोग गाए। यस यस। एंड द एल्बम हैज डन वेरी वेल। यस। इट्स ब्यूटिफुली रिटन बाय समीर जी, अरे वाह। with whom I think we have a record of 1000 songs of a composer author together. क्या बात है। समीर जी को जब गिनीज बुक में Such a great collaboration it is. गिनीज बुक का जब फंक्शन हुआ तो समीर जी वहाँ बताए थे कि 987 सॉन्ग्स साथ हुए हैं। तो ये 13 गाने ऑलमोस्ट हो गए अभी, तो 1000 गाने हो गए साथ में। अरे वाह। So that itself is a very big achievement. Absolutely. You know, for a writer, composer, इतने सारे गाने करना। And these songs में नाम जाना मतलब तो दुनिया में इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया, ये तो बहुत बड़ा। और ये जो गाने हमने किए ये डिजिटल मार्केट के लिए किए हैं, तो इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे और इस पे फेसबुक पे। मैंने साइली कांबले का गाना सुना भी है और उनका भी इंटरव्यू होने वाला है अपने टॉक शो में। वो बिकॉज ये फर्स्ट रनर अप रही है। पैंडेमिक के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी स्टेबल हो गया है, एंड डिजिटल मार्केट इज आल्सो वेरी स्टेबल। यस। क्योंकि लोग अभी तक थिएटर उस तरह नहीं जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे। कुछ 10 मिलियन ऐसा कुछ उसका ये हो गया, ऐसा मैंने अभी उसकी ज़्यादा भी हो गया होगा। नहीं, काफ़ी हुए हैं अभी तो बहुत क्योंकि ही हो बहुत गया। सारे चैनल्स से नहीं, 7 गाने अगर मिला दे तो ऑलमोस्ट 100 वो तो बहुत 100 वो मिलियन तो क्रोस में चला जाएगा। किया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एंड इट्स रिलीज्ड ऑन ऑल फॉर्मेट्स, जियो सावन, गाना.com, विंक म्यूजिक, वाओ। हर एक यूट्यूब पे भी है। हाँ, हर एक यस यस, प्लेटफॉर्म। यूट्यूब में है। मैंने सिर्फ यूट्यूब की बात की, लेकिन इतने सारे जगह से करेंगे तो बहुत ही बड़ा। तो हम लोग फ्यूचर में हमारे एकेडमी के सिंगर्स जो हैं अच्छे, इवन ट्यूटर्स जो सिखाते हैं, करेक्ट, we'll be using their voices for our future projects. वाओ, बढ़िया, क्या Because बात है। nowadays हाँ, people are open to listening to new voices. ये Yes. एक बहुत अच्छा चेंज आया है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग पसंद करते हाँ हैं, जी। और टैलेंट भी आई थिंक इमेंस है। रियलिटी शोज वगैरह में इमेंस है। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, आई मीन इट्स हार्ड टू बिलीव कि ऐसा टैलेंट है हम लोग आज के। भी। यस यस, क्या बात है। तो मुझे मैं ये पूछना चाहती हूँ आप दोनों को कि आप दोनों के पिताजी चित्रगुप्त जी, सब उनको पहचानते हैं। उन्होंने तो कितने सारे बढ़िया बढ़िया गाने दिए हैं। तो ये जो गोल्डन एरा जहाँ पे उन्होंने गाने दिए, रफ़ी जी थे तब, लता जी थे, इतने बहुत बड़े बड़े फनकार थे। उनके घर में आप पले पढ़े बड़े हुए, तो वो कैसा था, वो माहौल, वो सब, वो एनवायरनमेंट, उसमें कैसा आपका बचपन कैसे बीता, कैसे क्या, थोड़ा देखिए, हमें एक बता तो मैं दीजिए। ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ओरिजिनली हैं बिहार के, अच्छा, और हम लोग कायस्थ हैं। ओके। और कायस्थ लोग के बारे में हमेशा कहा जाता है कि 95% जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, दे आर ऑल इनटू गवर्नमेंट अच्छा, जॉब, ओके। या तो IAS या इनकम टैक्स में या सेल्स टैक्स में, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। IAS, IPS, यस यस यस। IFS बिहार से है तो IFS में भी डेफिनेटली हमारे वहाँ से तो बहुत सारे लोग आते हैं IAS में।
तो पिताजी जो चित्रगुप्त जी। जी उन्होंने भी उस जमाने में डबल एमए किया था, अच्छा, वेरी हाईली क्वालिफाइड, वाओ, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ हाँ किया। वो भी ओके, खैर, तो जो घर में जो माहौल था वो बिल्कुल जिसको फिल्मी कहते हैं ना, हाँ। उससे कोसों दूर, अच्छा, बिल्कुल फिल्मी माहौल नहीं था। नहीं था। और पापा बहुत पर्टिकुलर थे कि इन लोगों को इस माहौल से एकदम दूर रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेके और कोई अच्छे जॉब में ये लोग अपना Government फ्यूचर के। बनाए। मगर जो होता है कि म्यूज़िक तो ब्लड में था, पापा को था तो हम लोग में भी वो आया, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर वाज वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, अच्छा, क्योंकि वो उनका भी जो नेचर था वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जब घर आते थे तो ही वाज अ टिपिकल फैमिली मैन, ओके, और वो सब घर पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते थे कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे याद है एक बार मैं बैठ के कोई 1 या 2 फिल्म मैगजीन्स आते थे घर पर, अच्छा, स्क्रीन या कोई था, और 1-2 जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कॉमर्स के बारे में लिखा रहता था, कलेक्शन ट्रेड मैगजीन, तो वो ज़रूरी था, पापा वो सब देखते थे, तो मैं बैठ के बड़े ध्यान से देख रहा था। अच्छा, तो वो आए और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि ये क्यों पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अगर तुमको या तो कुछ पढ़ाई रिलेटेड हो तो ठीक है, या तो कुछ जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ो, अच्छा, और नहीं तो फिर एक लाइफ मैगजीन हुआ करता था उस जमाने में, जिसमें वेरियस टॉपिक्स पे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, फॉरेन मैगजीन, ओके, या रीडर्स डाइजेस्ट या कोई क्विज की किताब पढ़ो। यस, तो मतलब बहुत उन्होंने सलीके से ये समझा दिया कि ये सब, तो उसके बाद हम लोग कभी डेयर भी नहीं करते थे, वी जस्ट केप्ट दोज बुक्स असाइड। बहुत चूजी थे, मतलब एकदम ही। हाँ, और बहुत प्यार से। हाँ, तो वो एटमॉस्फेयर घर में हमेशा वैसे ही रहा। इवन रिकॉर्डिंग पे हम लोग को आने जाने नहीं देते अच्छा। थे, मतलब साथ लेके नहीं जाते थे। हाँ, 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 और जब हम लोग बहुत बोलते थे कि प्लीज एक रिकॉर्डिंग देखनी है, हाँ, 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 तो अगर सैटरडे संडे हुआ, संडे को तो रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, सैटरडे हाँ, स्कूल में छुट्टी होती थी, तो कभी कभी 2-3 महीने में एक बार लेके जाते थे। वो भी जो हमारी मम्मी, उनको बहुत हम लोग पटाते थे कि मम्मी तुम बोलो ना, एक रिकॉर्डिंग हम लोग को देखनी है, इतने दिन से कुछ देखना, तो वो धीरे धीरे अच्छा, तभी लेकर convince करती थी। नहीं, वो उस वक्त से ही हम लोग को अट्रैक्शन शुरू हो गया था, बिकॉज जैसे याद होगा ये पर्वतों के दायरे जो गाना था, वासना फिल्म का, शायर साहब का लिखा हुआ, उसके रिकॉर्डिंग पे हम लोग गए थे, तो हमको याद है हम बैठे थे रिकॉर्डिंग में, यहाँ वायलिन सेक्शन बैठा है बजा रहा है, यहाँ गिटार वाला मतलब गिटारिस्ट बैठे हैं, और वो पूरा गाना विद म्यूजिक पीसेस अरेंजमेंट सब बचपन का सुना हुआ याद हो जाता है। क्या बात और वैसे भी वो बहुत मीठा गाना है, रफी साहब है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है वो। तो ऐसे कई गाने देखे हम लोग। अरे वाह, क्या बात है। फिर रिहर्सल्स हाँ, घर पे, उस जमाने में तो हमेशा प्लेबैक सिंगर्स आते ही थे रिहर्सल करने। करेक्ट, रफ़ी साहब कम से कम हम लोगों ने उनको हजारों बार देखा होगा। उनका सुबह 8 बजे का टाइम होता था, हर दूसरे दिन उनकी गाड़ी रुकती थी। मैं कई बार बताया लोगों को इंटरव्यू में कि 10 मिनट पहले वो आ जाते थे, और वो गाड़ी का एरियल, उनका जो उनके जो साले साहब थे वो हमेशा ड्राइव करके लाते थे उनको। अच्छा, वो एरियल को ऊपर करके और रेडियो सिलोन सुनते रहते थे और घड़ी देखते रहते थे। जैसे 8 बजा आके डोरबेल, तो रफ़ी साहब, लता आंटी, आशा आंटी, किशोर दा, मुकेश जी, वही तो मन्ना अंकल, सब आते ही रहते थे। They were very friendly with each other. The whole group of singers or music composers, lyric writers. जैसे उस वक्त राजेंद्र कृष्ण थे, मजरू सुल्तानपुरी वगैरह, प्रेम धवन, ये सब like a family. अमेजिंग। तो बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी है आप लोगों की उनके सब पापा के असिस्टेंट्स भी जो थे, दिलीप ढोलकिया एक थे, वेरी टैलेंटेड गुजराती म्यूजिक कंपोजर, बाद में लक्ष्मी प्यारे के साथ भी थे वो। अच्छा, तो लोग सब हॉलीडेज पे भी साथ में जाते थे। अच्छा, तस्वीरें पुरानी, दिलीप भाई बोलते थे हम लोग, तो दिलीप भाई, पापा, लता आंटी, उषा आंटी सब खड़े हैं। तो ये कहाँ की तस्वीर है, कहीं बैंगलोर की एक तस्वीर है, कहीं और, ऑल दोज मेमोरीज। तो मैंने ऐसा सुना है कि
लता जी ने आपका नामकरण किया है, तो वो हम सुनना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जब तो वो क्या नामकरण- क्या मतलब क्या नामकरण किसी मेरा किया नाम तो मुझे कैसे याद होगा? नहीं, लेकिन नहीं, बाद में तो आपको बाद में बताया होगा ना मम्मी ने, वो बता दो। बाद में तो आपको बताया होगा ना, तो लेकिन मम्मी को बोली थी, पापा को बोली थी कि चित्रगुप्त जी इस बार आई विल कम एंड नामकरण मैं करूंगी। अच्छा। जनरली बुआ करती है ना, नामकरण बुआ करती है, ऐसा होता है। हाँ बुआ करती है, बराबर है। हाँ, तो शी केम और उन्होंने नाम दिया जो कान में बोलते हैं, तो नाम रखा मिलिंद माधव। अच्छा। तो माधव तो मैंने कभी स्कूल Use में भी नहीं लिखा किया। नहीं, बट मिलिंद नाम अच्छा। उन्होंने दिया, विच इज सच अ बिग थिंग फॉर मी कि आज जब मैं सोचता हूँ वो नहीं है, तो आई एम द लकी वन कि शी केप्ट माय नेम। इट्स आई मीन इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई कुड आस्क। एब्सोल्युटली। और बाद में मम्मी ने कई बार मुझे बताया था ये किस्सा कि बोलिए अभी इसका नाम रखा गया है, तो लता जी ने पापा से, अब पूरी फैमिली बैठी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये देखिए राइम कितना अच्छा करता है आनंद मिलिंद। आप सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर कल को ये लोग संगीतकार बन गए अच्छा। और रेडियो पे जब अनाउंस करे, अनाउंसर जब नाम इनका अनाउंस करेगी या करेगा कि संगीत म्यूजिक बाय आनंद मिलिंद, तो सुनने में कितना अच्छा लगेगा। क्या बात है, ये मतलब इतने साल पहले क्या विजन था, क्या मतलब सोच थी उनकी। उनके साथ रिलेशनशिप ऐसा था कि जब वो नहीं रही तो हम लोग गए भी थे उषा आंटी से मिलने। यस। तो उषा आंटी भी बोल रही थी, और हम लोग बचपन से सुनते हैं तो याद है हम लोग को कि लता आंटी ने सबसे ज्यादा खाना हम लोग के घर पर ही खाया। अच्छा। और वो Okay. ऐसा था कि उनका घर प्रभु कुंज पेटर रोड पे था, और हम लोग खार 14 रोड पर रहते थे। Okay. म्यूजिक रूम भी वहीं था, और बीच में बांद्रा में महबूब स्टूडियो पड़ता है Yes. जहाँ रिकॉर्डिंग बहुत होती थी। तो जब भी घर से निकलती थी, चाहे लक्ष्मी प्यारे का गाना हो, चाहे और किसी कंपोजर बर्मन दादा का भी बहुत बार होता बर्मन दादा के भी होते थे, अलग अलग कंपोजर्स के। तो मम्मी को फोन करती थी लैंडलाइन कि भाभी मैं आ रही हूँ महबूब स्टूडियो, खाना आपके यहाँ। तो हम लोग स्कूल से आते थे तो खुशबू आती थी कि आज अच्छा कुछ खाना बन रहा है। अच्छा। हम लोग समझ जाते थे कि लता आंटी आई है। फिर अंदर जाके देखते थे तो शी इज देयर। खाना फैमिली के साथ खाती थी, और खाने का 2 बजे से लेके 5 बजे तक या तो गपशप करते थे इन लोग, सारे लोग मतलब बेडरूम में बैठ के विद फैमिली, या इन लोग ताश खेलते थे, रम्मी वगैरह। फिर 5 बजे शी यूज्ड टू गो बैक टू पेडर। राइट। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यस। क्या एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि जब पहली फिल्म हमने की अब आएगा मजा 1982 में, which was produced by the 2 actors Aloknath and Girja Shankar. Okay. And Pankaj Prashar was That was your both of yours together first movie break. अच्छा। आनंद मिलिंद जहाँ पे नाम आया वैसा। हाँ। तो पहला गाना जो रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग, तो उसके लिए पापा, हम आनंद और हम वी वेंट टू पेडर रोड कि लता आंटी कम एंड ब्लेस अस, और गाना गाई है हमारा। और गाना समीर जी ने लिखा था, और काफी चला वो गाना, राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी। तो उस जमाने में ऐसा होता था, अगर जरा सा भी तबीयत खराब हो, थोड़ी भी सर्दी खांसी हो, दे विल नॉट कम बिकॉज दे वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द वॉइस। डबिंग का सिस्टम ही नहीं था ना, नहीं था। और डबिंग अच्छे से नहीं होती थी, ट्रैक्स नहीं थे, सिंगल ट्रैक पर रिकॉर्डिंग होती थी। तो हम लोग को सबसे ज्यादा फिक्र यही थी कि आएंगी कि नहीं, और कैंसिलेशंस बहुत होते थे। पापा के भी गाने मुझे याद है, कई बार ऐसा होता था कि पापा तैयार हो रहे हैं और सुबह पता चला आर्टिस्ट नहीं आ रही है, कैंसिल हो गया। तो कभी कभी रिकॉर्डिंग ही कैंसिल कर देते थे कि बाद में करेंगे ट्रैक। तो एनीवे हम लोग फिंगर्स क्रॉस रखे थे, मगर लता आंटी आई, गाई और गई। और हम लोग का भी कॉन्फिडेंस ऐसा था कि फेमस तारदेव में रिकॉर्डिंग किया हमने। 1 बजे पैकअप कर लिया, 9 to 1 का शिफ्ट होता था एक शिफ्ट, और 4 to 8 का दूसरा शिफ्ट। तो उसके बाद ओवर टाइम लगता है, तो प्रोड्यूसर को काफी पैसा मतलब ऊपर से भरना पड़ता है। तो हम लोग ये कॉन्शियस थे ओवर टाइम नहीं करना, और उस जमाने के संगीतकार कभी भी ओवर टाइम नहीं करते थे। अच्छा। उसके बाद एक सिस्टम शुरू हो गया कि ये गाना सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है, और 9 रात का बज गया और सुबह का 4 बज गया तब पैकअप हो रहे हैं। वाओ, ओके। तब ऑर्केस्ट्रा भी चेंज हो गया पूरा। हम लोग ने बहुत ऑर्केस्ट्रा लिया था, इट वाज अ फुल 100 पीस ऑर्केस्ट्रा। ओके। तो उसमें एक टेक में ही हम लोग, जनरली क्या होता है लोग बोलते हैं ना एक और टेक लेंगे, सेफ्टी, वन सेफ्टी, ये हमेशा सुनाई देता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। हम लोग 1 टेक, गाना खत्म हुआ, धक धक धक, आनंद और हम एक दूसरे को देखे, ओके
क्या बात है। लोग हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि ये लोग पागल तो नहीं है कि सुने भी नहीं है, गाना सुन के ओके करो। गाना सुनने का भी एक रिवाज होता था। जैसे रफी साहब का मुझे हमेशा हम लोग याद करते हैं कि रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रिकॉर्डिस्ट के रूम में बैठ के और गाना सुनते थे एक बार, उसके बाद इन लोग ओके बोलते थे, जस्ट टू चेक रीचेक की कोई मिस्टेक हुआ है नहीं। तो रफी साहब का याद है वो एकदम चिल्ड कोक लेके बैठते थे और अच्छा स्ट्रॉ से पीते पीते और गाना सुनते थे। अच्छा, अरे बाप रे। तो हम लोग ने ओके कर दिया। और उस जमाने का मुझे याद है जबकि ऑर्केस्ट्रा काफी कॉस्टली भी होता था, मगर हम लोग पापा इकोनॉमिक्स सीखे थे तो हम लोग भी, एंड ही वाज अ प्रोड्यूसर्स कंपोजर। वो हमेशा देखते थे कि प्रोड्यूसर अगर गरीब है तो मतलब बराबर उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से प्रोड्यूसर जितना खर्चा उसको पिंच नहीं हो, इन्वेस्टमेंट तो के आज हिसाब भी से। हम लोगों को याद है 19 अगस्त 1982 फेमस था दो गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी, वन टेक ओके एंड अबाउट 80 to 90 पीस ऑर्केस्ट्रा एंड 9,280 वाज द बिल व्हिच वाज वेरी लेस फॉर दैट टाइम। उस वक्त भी लोग 20-25 हजार कर्ज कर देते थे। अच्छा, 25-30 हजार। क्या बात है। 9,000 में तो लगभग जीरो बजट में ही हो गया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी लकी रहे बिकॉज लता आंटी, आशा आंटी, किशोरदा सबके साथ काम करने का मौका मिला। कुछ गाने हुए, लता आंटी के साथ ज़्यादा गाने हुए, सिर्फ रफ़ी साहब के साथ नहीं कर पाए बिकॉज अब आएगा मज़ा लॉन्च हुई 1982, रफ़ी साहब का डेथ 1980 में हुआ, 2 साल पहले। तो वो ये जो दुख है ये हमेशा हम लोग को ऑलवेज फील होता है कि कम से कम एक आध गाने भी उनके साथ अगर एक आध गाना हो जाता तो अच्छा, तो कितना अच्छा लगता। करेक्ट, तो एक मन में रह गया वो एक, राइट, वाओ, अमेजिंग। तो लता जी के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आशा जी, और इतने अच्छे गाने आपने बनाए हैं। पहला ब्रेक आपको मिला कयामत से कयामत तक में, पहली हिट ब्रेक। हाँ, मतलब पहला गाना जो आपका हिट हुआ बहुत ज़्यादा, वो कयामत से कयामत तक। वैसे हम लोग की 7वीं फिल्म थी, 7th। अच्छा, ओके। अब आएगा मज़ा वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद 4-5-6 फिल्में आई। ओके। 7th रिलीज वाज कयामत से कयामत तक एंड द फर्स्ट हिट। एंड वेरी सून फॉलोड बाय दिल। राइट, यस। देन बेटा, यस। लाल दुपट्टा मनमन एक से बढ़कर एक आए बाद में। करेक्ट। तो वो पहला जो हिट ब्रेक मिला आपको, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, वो जो कयामत से कयामत तक के बारे में। तक के पहले जो डायरेक्टर हैं उसके मंसूर, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, टेली फिल्म। अच्छा, ओके। और वो मेरे ख्याल से नासिर साहब उसके फादर, उन्होंने मंसूर कोई कोर्स करके आया था, वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा, यूएस में कंप्यूटर सीख रहा था। अच्छा। और फिर यहाँ आया कि फिल्म बनानी है। ओके। तो नासिर साहब ने कहा कि कुछ बना के दिखाओ मुझे पहले कि तुम काबिल हो या नहीं। ओके। तो एक अंबर्टो नाम की फिल्म उसने बनाई, शॉर्ट फिल्म। अच्छा। कि देखेंगे या तो टेलीविजन या कहीं भी रिलीज कर देंगे उसको। आखिर वो फिर बाद में रिलीज नहीं हुई, वैसे ही इट वाज लाइक अ टेस्ट। हाँ। उसमें 2 गाने थे। वो शॉर्ट फिल्म में भी 2 गाने थे। और उसमें उदित से गाया हम लोग ने। अच्छा। और उदित उसके पहले पापा के लिए गा चुके थे। ओके। बिकॉज़ चित्रगुप्त जी के लिए गा चुके थे। पापा के करियर में भी ही स्टार्टेड विद होमी वाडिया। अच्छा। फियरलेस नाडिया वाली फिल्में। ये 40s की बात कर रहा है। तूफान, ये जंप किया मैंने स्ट्रेट 46, तो तूफान क्वीन वगैरह, फिर माइथोलॉजिकल्स किए, भाभी फिल्म की, जो एवीएम की, सारे गाने हिट, कारे कारे बादरा और चली चली रे पतंग चल उड़ जा रे पंछी, टाई लगा के माना बन गए, ऑल छुपा कर मेरी आंखों को, ऑल सुपर हिट्स। देन ही केम इनटू द मेन स्ट्रीम सोशल एंड ऑल दैट। तो उस वक्त 60s में ये डन 2 भोजपुरी फिल्में की थी। ओके। गंगा मैया तो प्यारी चढ़ाई वो, इसका टाइटल सॉन्ग इज अ कल्ट, मतलब आज भी इट्स लाइक एन एंथम इन भोजपुरी। और एक की थी लागी नहीं छूटे ना। फिर उसके बाद कुछ फिल्में की, फिर हिंदी में बिजी हो गए। तो 1979 में उन्होंने एक फिल्म की, बलम परदेसिया। अच्छा। भोजपुरी में, जो बहुत बड़ी हिट हुई, बहुत हिट। और उसका एक गाना था वो गोरकी पतर की रे मारे गुलेलवा जियारा उड़ी उड़ी जाए। और ये समीर जी के फादर ने लिखा था, अनजान जी ने।
अच्छा तो अनजान जी और पापा ने बहुत सी भोजपुरी फिल्म साथ में की। ओके। उसके बाद करीब 30-40 फिल्में साथ में की, और फिर समीर जी भी भोजपुरी फिल्में की। तो ये मतलब की है ऐसे पापा के जनरेशन बाय जनरेशन लेगेसी इज ऑन, अमेजिंग। साथ। और ये रिलेशन अजीब है, बिकॉज हम लोग अनजान जी के साथ काम किए और हम लोग समीर जी के साथ किए। समीर जी हमारे साथ काम किए और समीर जी पापा चित्रगुप्त जी के साथ भी काम किए। वाओ, तो एक एकदम ही फैमिली एकदम ही you know? क्या बात है, अमेजिंग। तो आपको हमेशा से संगीतकार बनना ही था या आपको दूसरे भी करियर्स में रुचि थी? मैं एक्चुअली बनना नहीं था। अच्छा, जैसा आनंद ने बोला ना पहले कि पापा हाँ, पापा वाज नॉट रेडी, बट अबाउट व्हाट अबाउट यू? आई मीन, क्या देखिए, एक तो शायद वो इसीलिए भी घबराते होंगे क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है नहीं है, यहाँ पर। बराबर बराबर। और टैलेंट एक तरफ, लेकिन लक फैक्टर और सो मेनी अदर थिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंटेड लोग तो कितने हैं दुनिया में। यस, तो वही था कि पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान था। मेरी जो दोनों एल्डर सिस्टर्स, दे वर ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन स्टडीज, तो मैं भी फर्स्ट या सेकंड आता था अच्छा, थ्रू आउट। ओके, अभी मेरे पास रिपोर्ट कार्ड्स भी अभी तक पड़े हुए हैं कि कभी कोई पूछे बोले कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लो। अच्छा, तो खैर आफ्टर एसएससी फिर ग्रेजुएशन किया विद केमिस्ट्री। उसके बाद फिर बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स किया फ्रॉम दानुकर कॉलेज। अच्छा, फिर ये था कि उस ज़माने में कई लोगों ने कहा कि अगर आप लॉ ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट बेटर प्रोस्पेक्ट ऑफ जॉब अच्छा। एंड ऑल दैट। तो फिर लॉ भी ज्वाइन किया था। ओके, मगर घर पे चूंकि म्यूज़िक सबके अंदर था, मेरी दोनों एल्डर सिस्टर सविता सुधा, हाँ, फिर मैं और मिलिंद, चारों के अंदर म्यूजिक करेक्ट। था। वो दोनों भी गाती थी वो या? लोग पियानो सीख रहे थे। अच्छा। और घर में बहुत बढ़िया एक पियानो था, अच्छा, जर्मन पियानो। ओके, तो वो पापा ने कहा कि इसको तुम लोग के अंदर है तो थोड़ा, हाँ, तो प्रॉपर टीचर से वो लोग अच्छा। विद स्टाफ नोटेशन एंड ऑल दैट। कुछ सालों के बाद फिर हम भी सीखना शुरू किए पियानो, वेस्टर्न विद नोटेशन एंड ऑल दैट। गिटार फिर मिलिंद ने करेक्ट, सीखा। पापा ने कहा कि दोनों एक इंस्ट्रूमेंट मत सीखो, पियानो के साथ एक कॉम्बिनेशन गिटार का अलग भी अलग, अच्छा हो। हाँ, तो वहाँ से वो, मगर वो सिर्फ रिक्रिएशन के लिए था करेक्ट, कि हम लोग स्कूल से आए, होमवर्क खत्म किए। उस जमाने में कंप्यूटर और वो तो था नहीं, लैपटॉप और बराबर, तो गेम्स खूब Yes, दोस्तों yes. के साथ। फिर वापस आके फिर आधा घंटा पौना घंटा अपना पियानो अच्छा। बजाए, हाँ, क्योंकि टीचर को सुनाना करेक्ट, एवरी वीक जाके। करेक्ट। तो वो अपने लिए हम लोग करते थे, रिक्रिएशन के लिए। एक थोड़ा सा मन रुझाने के लिए बीच में चाहिए कुछ ऐसा, इसलिए हाँ, अब हुआ क्या कि पापा को कुछ सीरियस बीमारी या 2 बार हुई। एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और एक बार थोड़ा कुछ क्लॉट वॉट आ गया था। ओके, तो बहुत हिल गए थे। राइट, एंड यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप जब तक फिट हैं तो ठीक है, उसके बाद कोई पूछता नहीं है, बराबर, सब लोग भूल जाते हैं। यस, तो फिर काम भी थोड़ा उनका डिप हुआ और ही वाज लाइक ऑलमोस्ट बेड रिडन। धीरे 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 ही बाउंस्ड बैक। अच्छा, तो वही होमी वाडिया जिन्होंने उनको पहले ब्रेक दिया था, हाँ, वो कोई फिल्म बना रहे थे वहाँ, अच्छा, फिर उनको बुलाया। लेकिन ये जो सेकंड उनका, जिसको सेकंड इनिंग्स हम लोग कहते हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स फिजिकल सपोर्ट के लिए कोई ना कोई उनके साथ चाहिए, हाँ, रहता तो अच्छा लगता था उनको। तो हम लोग से बेटर कौन हो सकता है। बराबर तो है। हम लोग को वो साथ में ले जाना शुरू किए बराबर है, हाँ, कि रिकॉर्डिंग में भी हम साथ में हैं। और हमारा काम क्या होता था कि थ्रेप्टिन बिस्किट है हाँ, और मम्मी बोलती थी इनको 12 बजे खिला देना, क्योंकि वो थॉट में लॉस्ट रहेंगे, उनको याद नहीं रहेगा। But we used to hold him also. Hold him He and- needed physical support. बराबर, बराबर, फिर धीरे 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 ही स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट। वही बोलते हैं ना, गॉड इज ग्रेट। वो भोजपुरी का वही जो भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई 79 में, बलम परदेसिया। वो बहुत बड़ी हिट हुई। तो उसके बाद 25-30 भोजपुरी फिल्में मिली और छोटी मोटी 5-7-10 हिंदी फिल्में। तो हम लोग ओके, असिस्टेंट बन गए उनके, अच्छा, फिर रिकॉर्डिंग ओके, में जाते ऐसे जाते आप उनके साथ साथ आने फिजिकल लगे। सपोर्ट करते करते असिस्टेंट बन गए। और क्या है, देखिए ये जैसे पियानो बजा लेना या अपने शौक के लिए बजाना, उसमें और प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बराबर, बिकॉज यहाँ आपको ट्यून
बनाना है, सिचुएशन समझनी है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। करेक्ट, मैं यही मतलब इसी क्वेश्चन पे मैं आने ही वाली हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है, ये जो गाना बनता है, ये जो कंपोज किया जाता है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? नहीं देखिए, टेक्निकली तो आप सब्जेक्ट सुनते हैं फ्रॉम द डायरेक्टर बराबर, स्टोरी राइटर, करेक्ट, तो उसके बाद आपके दिमाग में एक रहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है, ये अटायर रहेगा उन लोगों का, यू नो कॉलेज हाँ, एटमॉस्फेयर है या कुछ समथिंग एल्स, मैच्योर्ड लोग हैं, जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन धुन कहाँ से आती है उसका जवाब आज तक मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि हम कभी मॉर्निंग वॉक पे निकले हाँ, और वो एक छोटा माइक्रो कैसेट प्लेयर साथ में रहता था, अच्छा, अचानक कोई धुन आ गई, सिचुएशन माइंड में घूमती रहती थी हाँ, कि ये इस सिचुएशन में कुछ करना है, एंड इट कम्स इन अ फ्लैश। और ये मैंने पापा के साथ भी देखा था, हाँ, उनका भी जो ट्यून बनाने का तरीका था, इट वाज नॉट लेबर्ड कि बैठे हारमोनियम पे और सोच रहे इस राग में और ये शुद्ध गंधर्व लगाना है, ये कभी नहीं, उनको फ्लैश में ट्यून आती थी, कहाँ से आती थी पता नहीं, तो बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है। चलता होगा। तो सेम हम लोग के साथ भी हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे 3 बजे अच्छा, नींद में अच्छा, कोई धुन आई, मैंने इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड किया। वो Okay. हर किसी के साथ होता होगा कि मैं सुबह भूल जाऊंगा, आई विल नॉट रिमेम्बर, बराबर, और सुबह जब मैंने सुना, बोला माय गॉड इट्स सच ए वंडरफुल ट्यून, कितना अच्छा गाना बन सकता क्या है। बात है। तो इसका कोई डेफिनेशन देना नहीं बहुत है, मुश्किल है। तो दोनों धुन ऊपर से आती है। ऊपर से आते हैं, वाह। सो पहले धुन बनती है या पहले? बोथ वेज, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द कंपोजर एंड लिरिक राइटर। कई राइटर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पहले लिख के दे दें, और कई बार ऐसा होता है कि धुन पहले बन जाती है, राइटर बाद में लिखते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बहुत काम मतलब शुरू किया था, जो पहली हिट जो आप जिसको आप कह रही थी, मजरू साहब के साथ। हाँ, तो मजरू साहब मीटर पे कमाल लिखते हैं, अच्छा, मतलब उनका कमाल था, एक फ्रेज भी इधर नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे कि मोर देन 1000 सॉन्ग्स समीर के साथ किए, इवन ही हैज गॉट दैट क्वालिटी। ओके, तो इसलिए कभी ट्यून पे कभी बट समीर जी के साथ बहुत से गाने वो लिख के दिए पहले, और बहुत से गाने ट्यून पे लिखे। हाँ, ट्यून पे ज्यादा होंगे, बट अच्छा, समीर जी लिख के भी दे देते थे। अच्छा, और कभी कभी मिडवे भी होता है ओके, कि कुछ लिख के दे दिया, और बनाते बनाते फिर लगा ये थर्ड लाइन का मीटर थोड़ा ऐसे कर दे, चेंज किया, इंस्टेंटली वर्ड्स On the spot भी। ऑन द स्पॉट। वाओ, सो देयर इज नो डेफिनेट यू नो थॉट ऐसा प्रोसेस कुछ इज वेरी मतलब एक- पेक्यूलियर। नहीं बिठा सकते एक डेफिनेशन में, उसको बंद नहीं कर सकते नहीं, ये बहुत- चीज़ों को। बहुत मुश्किल दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है काम करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आपने। तो हर एक के लिए अलग अलग होगा ये जो एहसास, जो अनुभव होगा बनाने का, बिल्कुल। वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अभी मिलिंद जी, जैसे- आपको भी ऐसे ही होता था इनके जैसा, या बख्शी आपका साहब कुछ? मोस्टली पहले लिख के देते थे। गाते भी इतना अच्छा थे वो, अच्छा, आनंद बख्शी, हाँ, वो लिखते थे साथ में, गाते भी थे, गाते भी थे। अच्छा, और उनकी ट्यून्स इतनी अच्छी होती थी अच्छा, कि कई बार लालच हो जाता था कि इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर नहीं, लेकिन करके। कई बार ऐसा होता था बख्शी साहब के साथ कि वो ट्यून गा लिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हैं, वो इतना पसंद आ जाता। अच्छा, मतलब ये कई बार हुआ है उनके साथ वो, कि उसके बाद आप और कुछ बनाइए, वो अच्छा, नहीं। वो सेम ट्यून उठा लिया। अच्छा, वाह, He used to sing well also। क्या बात है, बढ़िया, अमेजिंग। तो ये जो म्यूज़िकल जर्नी रही है आपकी, आप इतने म्यूज़िक में हो, बचपन से सुनते आ रहे हो, तो ये संगीत क्या है आपके लिए? व्हाट इज संगीत फॉर यू? संगीत इज पैशन। संगीत is everything for us today। It's passion, it's our occupation। हाँ, और लकीली बहुत लकी लोग होते हैं जिनका ऑक्यूपेशन, जो पैशन है वो ऑक्यूपेशन बन जाता है। इट इज समथिंग विच यू आर एंजॉइंग डे इन एंड डे आउट। it might sound Absolutely. cliche, but it's Absolutely. like we eat, drink, sleep, music, because whole time we are thinking of that only। इन दैट ओनली, कम्प्लीटली 24/7। Yeah। हमारे टॉक शो का तो एम्बलम भी यही है, पैशन, प्रोफेशन एंड पर्पस। यस, तो आप Passion? प्रोफेशन एंड पर्पस, Yes. तो आपका पैशन ही प्रोफेशन है और आपका पर्पस भी वही है, तो क्या बात है।
वी आर लकी दैट वे, रियली वेरी बिकॉज लकी। कई बार इंसान ऐसा काम करता है जो उसको पसंद नहीं है, बट हाँ। ही हैज टू डू दैट फॉर हिज सर्वाइवल, यू नो। यस यस यस, बहुत बार मैं तो विजय जी को भी बोलती हूँ कि आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया है, यू शुड लर्न सिंगिंग। गज़ल तो गा लेते हैं लेकिन भेज दीजिए ना अकेडमी, अकेडमी में भेज देंगे। अकेडमी भेज दीजिए, सिखा भी देंगे और गवा भी देंगे और रिकॉर्ड भी release अरे वाह वाह बढ़िया, क्या बात है, ज़रूर। तो ये जो नए सिंगर्स आ रहे हैं तो उनके लिए आप दोनों क्या बताएंगे? उन्होंने उनके जीवन में उनको बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो कुछ सुझाव, कुछ मैसेज आप उनके लिए क्या देंगे दोनों अलग अलग से? देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट, लेबर तो आपको करना पड़ेगा करेक्ट। और पैशन होना ही चाहिए। एक चीज़ जो मैं हमेशा इन लोग से कहता हूँ, बिकॉज जितने सिंगर से हमने गवाए हैं, आई मीन दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि वो उनकी पकड़ इतनी अच्छी है, मे बी बिकॉज दे आर वन जनरेशन अहेड, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन हर किसी को मैं एक ही सुझाव देता हूँ हमेशा कि प्लीज़ कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर। यहाँ चढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, और अगर आप उसमें आ गए एंड यू स्टार्ट निग्लेक्टिंग व्हाट यू हैव कम फॉर, या फॉरगेटिंग व्हाट यू हैव कम फॉर, फिर यहाँ गड़बड़ होना भी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिनट्स। ओके। सो प्लीज बी लेवल हेडेड और रियाज करते रहिए और डिवोट योर लाइफ टू दिस। Completely. इट्स लाइक अ प्रेयर। ओके। एंड एक और चीज, बहुत से लोग सोचते हैं सीख लिया हो गया। म्यूजिक इज एन ओशन। आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि हो गया हमारा, सीख लिए। हो ही नहीं सकता। अकेडमी में कई पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि गिटार सीखना है बच्चे को, कितना टाइम लगेगा? मैं बोला मैं 40 साल से सीख रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट, इट्स एन ओशन। यू कैन गो ऑन लर्निंग, यू कैन क्रिएट न्यू थिंग्स, यू कैन इन्वेंट न्यू थिंग्स, यू कैन डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो लर्निंग नेवर एंड्स। नेवर एंड्स। और जो आनंद ने बोला वो एकदम सही है, जहाँ आई मी माई सेल्फ और ये आ गया एटीट्यूड हाँ। कि मैं चलता हूँ, बस खत्म। खत्म। इट्स ऑलवेज टीम वर्क। टीम वर्क। एक फिल्म जब चलती है तो उसका उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, म्यूजिक, लिरिक्स, परफॉर्मेंसेस, एडिटिंग, फोटोग्राफी, कितने चीज़ें हैं, ये पूरा टीम जब साथ जुड़ के अच्छा काम करती है तो कई बार हिट हो जाते हैं। और इवन सॉन्ग रिकॉर्डिंग में इट्स नॉट ओनली कि हम ना आनंद मिलन सब कर रहे, नहीं, हमारी टीम इतनी तगड़ी हमेशा रही है। रिकॉर्डर्स, स्टूडियो, म्यूजिशियंस, असिस्टेंट्स, सबका कंट्रीब्यूशन सब बराबर है। so it's like it is a team It's like a teamwork all the time. Yes, that's true. One soldier can't go and fight, ना? Correct. You need a Yes, आर्मी। battalion, क्या बोलते हैं? that's true. Wow, so true. Amazing. तो उस जमाने का जो म्यूज़िक था, वो म्यूज़िक और आज जो बन रहा है म्यूज़िक, उसमें कुछ आपको अंतर दिखाई देता है, या इट्स हाउ, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? देखिए, आज भी बहुत से गाने अच्छे हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न शेल्फ लाइफ जो है ना, वो कई लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत शॉर्ट हो गया है। मगर जो अच्छे गाने होते हैं वो चलते हैं हमेशा। तो हो सकता है कि बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि हमको मेलोडी स्ट्रॉन्ग रखनी है। और कई बार मैंने बहुत से गाने सुने जिसमें जो राइटिंग है इट्स नॉट अप टू द मार्क, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये मीटर है, इसको थोड़ा ऐसे खींच लिया, आपने तो कर दिया, अभी आप करोड़ों लोग जो सुनने वाले हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और दूसरा, मैं किसी को कंपोजर या राइटर को नहीं इतना ब्लेम करता हूँ, क्योंकि प्रेशर बहुत हो गया है, इंटरफेरेंस बहुत हो गया। इंटरफेरेंस हमारे टाइम में भी शुरू हो गया था, अच्छा, लेकिन आजकल मैं सुनता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, कि भाई जो डायरेक्टर है उसके पास ही टाइम नहीं है। हाँ। तो वो जिसको आजकल एडी बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके पास व्हाट्सएप कर दीजिए ट्यून्स, बोले अरे भाई वो फलाना गाना, अरे वी हैव टू पिक्चराइज दैट, तो कुछ है, टेक आउट फ्रॉम योर बैग। दिस इज नॉट द वे। बराबर। आई मीन दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स। बराबर।
एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री इज बिकम मोर कॉर्पोरेट। हाँ तो अभी जो डायरेक्टर्स थे जो पैशन से फिल्म बनाते थे या प्रोड्यूसर्स जो पैशन से फिल्म बनाते थे वो नहीं है। देयर आर कॉर्पोरेट हाउसेस एंड एवरीथिंग इज ड्रॉन ऑन पेपर कि इतने की फिल्म बनेगी, वी शुड एम एट सेलिंग इट फॉर दिस मच, अर्निंग दिस मच। सो दैट पैशन हैज डिक्रीज एंड इट्स बिकम मोर अ बिजनेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे कि कौन सी कला की चीज़ जब आ जाती है वहाँ पे एकदम कमर्शियल एंगल से देखना लगे कोई, तो थोड़ा सा उसमें तो गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो सकती है। So there has to be a balance between commerce and art. करेक्ट। अभी जैसे रिकॉर्ड कंपनी कोई अगर आके बोलती है कि हमको मालूम है क्या हिट होता है और हम सेलेक्ट करेंगे, अगर एक गिवन सिचुएशन पे 2 ट्यून 3 ट्यून बना रहे, हुआ दे हैव दे लर्नड म्यूजिक? बराबर। व्हाट आर दे वेरी गुड एट? आनंद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं, दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग। तो तुम मार्केटिंग संभालो ना, क्रिएटिव साइड छोड़ दो ना। करेक्ट करेक्ट। लिरिक राइटर और म्यूजिक राइटर पे छोड़ दो, हम लोग विल गिव अ बेस्ट। अब लोग सो ट्रू। एक फैशन हो गया ना कि मुझे म्यूजिक समझ में आता है। क्या समझ में आता है? अगर किसी इंसान को मालूम होता है कि कौन सा म्यूजिक और कौन सी फिल्म हिट होती है या क्या फॉर्मूला है, तो खाली हिट ही बना था। बराबर। किसी का एग्जाम्पल कोट नहीं करना चाहिए, मगर एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ। कि एक डायरेक्टर बहुत ही बड़ी फिल्म बनाया और उसके बाद नेक्स्ट फिल्म उसकी एकदम ही नहीं चली। अच्छा। लीव इट फॉर पीपल टू गेस, बट ऐसा भी होता है। राइट। बराबर, एकदम सही बात बोली है आप लोगों ने दोनों ने कि कला एंड कॉमर्स ये दोनों का एक बैलेंस रहना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के सिवा भी बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन बैलेंस हो तो और अच्छा। जैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। अगर हमको बोलेगा कोई मार्केट करने, तो वो हमारा जॉब है ही नहीं। बराबर। वी आर नॉट बिजनेस पीपल, वी आर क्रिएटिव पीपल। करेक्ट करेक्ट। एंड लाइकवाइज जो मार्केट करते हैं, if they have learned music, it's a different thing. That is a different thing. Correct. So true. तो आप दोनों के अभी तो एकेडमी तो है ही, आगे चलकर और फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी देखिए ना, म्यूजिक तो चेंज हुआ, इट इज गॉन आउट ऑफ फिल्म्स आल्सो। यस। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। अभी एल्बम्स भी बन रहे हैं। हाँ, अभी सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है। जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग चाह रहे हैं अपना खुद का म्यूजिक कंपनी खोलें, खुद की पब्लिशिंग कंपनी खोलें। तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो आनंद अभी मेंशन किया कि इंटरफियरेंस बहुत बढ़ गया। तो व्हेन यू डू योर ओन वर्क, देयर वोंट बी इंटरफियरेंस। करेक्ट। So you can give what you want to give, not what somebody else wants. तो अब तक तो मतलब वही करते आ रहे कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, इसको बड़ा क्या मुश्किल चाहिए। होता है वो, मगर किसी तरह बचते बचाते हम लोग ने नहीं, और आप जो देते हैं वो इतना असली है, तो मतलब उनको तो यही चाहिए ना कि नहीं ये ओरिजिनल है तो बस यही हम ले। लेकिन इंटरफियरेंस थोड़ा सा आप बोले तो वैसे डेफिनेटली होता ही होगा, जैसे आप बहुत लोगों मतलब many people interfere ना, it is करेक्ट। and generally I think a composer writer is more comfortable to sit with the director because director has the whole vision of his film. करेक्ट। अभी उसमें एक्टर भी बोलेगा, उसमें एक्ट्रेस भी बोलेगी, और रिकॉर्ड कंपनी भी बोलेंगे, असिस्टेंट्स भी बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा झमेला हो जाता है। खिचड़ी। बट स्टिल देयर आर सब सॉन्ग्स जो आज भी हम लोग सुन रहे हैं, सम पीपल आर रियली डूइंग गुड जॉब कर रहे हैं, और वो गाने अच्छे ही लगने वाले हैं। हर चीज़ का प्लस माइनस। अभी पैंडेमिक में सब सफ़र किए, काफ़ी लोग छोड़ के चले भी गए, बट उसका प्लस पॉइंट ये है कि घर बैठे बैठे मोर देन 1000 मुखड़ास हम लोग बना लिए, ट्यून्स। क्या बात है। तो अभी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सबसे ज़्यादा दे ऑल रिलीज जितना भी हो। तो दैट प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ग्रेट वर्क इट इज। इतने सारे क्या माइंड तो चलते ही रहता है ना। यस। तो आप सुबह उठते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ कोई धुन आती ही है, सारी धुन बना के उसको हम लोग प्रॉपर उस पर रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। वाह। तो ये बात बहुत बढ़िया बताई आपने कि आप लोग अभी अपनी खुद की एक कंपनी फ्लोट करेंगे और उसके ज़रिए अच्छे अच्छे गायकों से गवाएंगे।
बहुत ही बढ़िया बात होगी वो, बहुत ही Yeah, बढ़िया because बात होगी। most of the people have their own YouTube channels यस and there are various platforms जिस पे आप Yes, you can yes, yes. release your creation. डेफिनेटली डेफिनेटली, वाह। तो आपके ये फ्यूचर प्लान्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। Thank you. एंड बहुत आगे चलकर एक क्या बहुत अलग अलग गानों के लिए अलग अलग कंपनियां आप लोग आगे चलकर बनाएंगे। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उनके नए नए आवाज़ों को एक नया प्लेटफॉर्म आपके ज़रिए उनको मिलेगा, ऐसी शुभकामनाएं हम यहाँ पे व्यक्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए हैं हमारे माइंडफुल हार्ट टॉक शो में और इतनी बढ़िया बातें की है, इतने अलग अलग किस्से सुने हैं। लेकिन हम थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम फिर से आपको बुलाएंगे अलग टाइम पे, आपकी और कुछ कंपनियां फ्लोट होने के बाद में फिर से बुलाएंगे, तब आपके पास और कुछ अलग चीज़ें होंगी बताने के लिए। तब ज़रूर ज़रूर, मोस्ट वेलकम। यस, Thank you very much. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते, ये टॉक शो में हम बातचीत करने वाले हैं अनीता श्रीवास्तव जी से। नमस्ते। अनीता, बहुत बहुत प्यार से स्वागत है आपका माइंडफुल हार्ट टॉक शो में। मैं थोड़ी देर पहले मिलिंद जी के साथ बात कर रही थी, आनंद जी के साथ बात कर रही थी। बहुत बढ़िया सी चर्चा अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग विषयों पे हमारी हुई है। और जैसे ही एक बात हमारी चल रही थी, मैं एंड करना चाहती थी कि हर एक अपने अपने घर के बारे में बोले, अपने अपनी सहचारिणी के बारे में बोले। तब सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सबने बताया कि आप सब लोग नहीं होते तो बिल्कुल ही कामयाबी हासिल नहीं होती। तो इसी बात पे मैं आ रही हूँ। आप हमें बता दीजिए कि क्या आपके जीवन में आपको पता था कि एक ऐसे संगीतकार के साथ आपकी शादी होगी, और क्या था, मतलब कैसे हुआ ये सब? नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी शादी हुई मिलन जी के साथ, बट मैं कभी सोची नहीं थी कि कोई सेलिब्रिटी मेरे लाइफ में एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर वुड बी देयर। लेकिन मुझे याद है मैं कॉलेज में थी। और उस समय 2 पिक्चरें आई थी, क्योंकि मेरे पापा एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनी से हैं और ये लोग बॉलीवुड से, तो कहीं कहीं का दूर का भी रिश्ता नहीं और जान पहचान नहीं। तो हम लोग जहाँ रहते थे गोरेगांव में, वहाँ पे कॉलेज जब हम जाके आते थे तो 2 पिक्चरें लगी थी साथ में। एक शहंशाह, अमिताभ बच्चन की, और एक QSQT यानी क़यामत से क़यामत तक। तो जब भी मैं आती थी, मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं जब भी आती थी मैं वो पोस्टर देख के मेरे भाई को बोलती थी मुझे ये पिक्चर देखना, और तभी VCR होता था। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है ये देखो, लेकिन QSQT मिस मत करना। मैंने बोला अरे ये तो लड़का छोटा सा दिख रहा है अमिताभ बच्चन के सामने, तो आमिर खान देखिए, कंपेयर कीजिए तो थोड़ा अलग ही है। तो जब शहंशाह देखने लगी तो बहुत ड्रैग्ड मूवी लगा मुझे। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा था। तो मेरे भाई ने बोला QSQT देख लो। तो मैं बोले ठीक है तुम इतना बोल रहे हो तो हम देखते हैं, और वो QSQT लगाया एंड इंस्टेंटली वी फेल इन लव विद द सॉन्ग्स। मेरे को पिक्चर का उतना नहीं लगा, लेकिन गाने के लिए वी बिकेम रिलीजियसली एवरी डे 5 o'clock हमारे यहाँ ये QSQT का कैसेट लगता था। अच्छा, A तरफ QSQT, B तरफ वारिस पिक्चर। अच्छा। तो 5 से 5:30 पौने 6 तक सिर्फ क़यामत से क़यामत तक बजती थी रिलीजियसली फॉर मंथ्स। और तब जाके हमारे और उसमें का कौन सा गाना आपको पसंद था बेहद? मुझे सबसे अच्छा QSQT में से लगता है ए मेरे हमसफ़र। अच्छा, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो गाना। अलका और उदित ने जो गाए हैं बहुत अच्छा से, और बहुत सिंपल म्यूजिक विद सिंपल हमिंग। तो ये गाना मुझे वो पिक्चर से बहुत अच्छी लगी। क्या बात है। और फिर कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये प्रपोजल आया इन लोग का। अच्छा, तब मुझे था कि कैसे इतने बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी, नेवर थॉट अबाउट इट, बट समहाउ बैकग्राउंड इनका इतना अच्छा है एजुकेशनल वाइज, जिस वजह से आई गॉट मैरिड टू हिम। बिकॉज मेरे थॉट प्रोसेस में ये है कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्चुनेटली और लकीली माई फादर इन लॉ वॉज double MA
60s में। Yes. मिलन जी इज़ एन MA, आनंद जी इज़ BSc एंड LLB कर रहे थे। तो फैमिली बैकग्राउंड हमारे यहाँ बहुत रिच है राइट। एजुकेशनल वाइज, सो दैट अट्रैक्टेड मी मोर देन ही बीइंग अ सेलिब्रिटी। वाओ, क्या सो बात है। माई बैकग्राउंड क्राइटेरिया वॉज दिस ओनली कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। That's मेरा true, पार्टनर that's वही true. होगा जो बहुत अच्छा पढ़े। अच्छा। और मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी IAS ऑफिसर से शादी करूं एक्चुअली। अच्छा। आई वॉज फैसिनेटेड बाय देम Okay. क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं कि इतने पोजीशन पे रहते हैं IAS ऑफिसर्स, बात करते। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू नो यू। विजय जी इतने बड़े Yes. हैं हस्ती, और Yes. आप खुद ही इतनी बड़ी हैं। Thank you एंड so आई एम much. सो हैप्पी दैट यू आर माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच अनीता, थैंक्स सो मच। और आपने आज ये दिन फाइनली लेकर आई गई आपकी। नहीं, आपसे पहले तो सिर्फ मैं मिलिंद जी का इंटरव्यू करने वाली थी, फिर आपने बोला कि नहीं आप आनंद जी मिलिंद जी का करने वाली हो। Correct. और आज आपने अचानक मुझे बोल दिया कि नहीं आज आनंद जी मिलिंद जो समीर जी भी आने वाले हैं। तो आपने मेरी आँख खुल दिए, सच में। थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग सो प्राउड दैट यू आर माई फ्रेंड। थैंक यू, सेम हियर। और आप खुद एक इंटीरियर डेकोरेटर भी हो, आर्किटेक्ट हो, तो ये सब कैसे संभालते हो आप आपका खुद का काम? आपने तो मेरे भी मतलब मेरा ऑफिस आपने बनाया है, मेरा घर आपने बनाया है, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के अपने घर आज तक बनाए होंगे, तो ये सब आप कर रही हो। इतने बड़े सेलिब्रिटी को इनके सब घर के सब 2 बेटियां हैं आपको, उनका सब देखना, मिलिंद जी का सब काम देखना। मुझे लगता है कि ये जो एकेडमी खुली है आनंद जी मिलिंद जी के आनंद मिलिंद म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, इसका भी बहुत सारा काम देखते हो आप, मुझे पता है, आप मुझे बीच बीच में कभी कभी बताती भी। ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो? ये हो जाता है। यू विल ऑल्सो नो आरती कि लेडीज़ में ये क्वालिटी होती है। हाँ कि मल्टीटास्किंग होते हैं हम लोग, बहुत सी चीज़ एक समय में कर सकते हैं। बिकॉज सब जगह इमोशंस हमारे जो बटे हुए रहते हैं ना, तो वी ट्राई टू फुलफिल एवरीथिंग। इसी वजह से ये है कि विलिंगली एंड हैप्पीली वी डू एवरीथिंग। एंड मेरे बैकग्राउंड इज अ कॉमर्स, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, BCom। तो अकाउंट्स मेरे को बहुत फैसिनेट करता था एंड इसी वजह से मैं इन लोगों का सारा अकाउंट्स देखती हूँ। और एडमिन डिपार्टमेंट ना और एडमिन डिपार्टमेंट पूरा संभालती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ शोज इन लोग के। वाओ। अभी तो एकेडमी इवेंट भी मैनेज करती हो आप? हाँ, तो एकेडमी के शोज होते हैं, एनुअल डे, ये करती हूँ। अभी आनंद मिलन नाइट इन लोग ने किया था षणमुखानंद हॉल में, जहाँ आप भी आए थे। यस, आपने मुझे इनवाइट किया था। हाँ, वो भी हमने किया था। फिर यहाँ पे हीरानंदानी के लिए शोज किए। Right. अभी हम लोग दिवाली में इन लोग के लिए हीरानंदानी पल्स। अच्छा। तो वी वर कॉल्ड एज अ को टीम, मिलन एंड मी, टू हेल्प देम इन गेटिंग आर्टिस्ट। तो वहाँ पे भी आई वॉज देयर इन द को टीम। तो आई लाइक डूइंग मल्टीपल थिंग्स एंड इंटीरियर इज माई पैशन। यस। So that's how I'm able to manage everything. And kids are now grown up, हाँ. तो वो लोग काफ़ी कुछ संभाल लेते हैं। करेक्ट। तो वो एडवांटेज है कि एज अ वुमेन, ये यू विल आल्सो एग्री कि है ये। यस। बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल हैव दिस क्वालिटी। यस, दैट्स ट्रू। वाओ, अमेजिंग। क्या बात है। और आगे चलकर ये इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, आप क्या क्या करना चाहती हो आगे चलकर इसमें? तो ये आनंद मिलिंस एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इज़ बेसिकली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वी हैव किड्स एंड एडल्ट्स। तो उन सब में बहुत से एडल्ट्स जो हैं जिनको प्रोफेशन नहीं करना है, इनको पैशन है, उनको गाना है खुद के लिए। सो ये कस्टमाइज हमारा सिलेबस रहता है। जिनको आगे चल के सिंगर बनना है उनको हम अलग तरह से ट्रेन करते हैं। जिनको सिर्फ बाहर अपने फ्रेंड्स के लिए गाना है, गिटार बजाना, तो उस हिसाब से शौकिया जो कर रहे हैं उनको हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं। एंड बेसिकली आई वांट पीपल टू रिमेंबर कि नहीं, हम यहाँ पे गए आनंद मिलिंस एकेडमी में, इट्स फेल्ट लाइक अ होम। वो अपना घर जैसा, अपना परिवार जैसा है। तो जहाँ खुल के वी हैव अ डिस्कशन, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और एडल्ट्स और ये सब हैं बच्चे और सब, वो लोग
ओपनली दे कम एंड दे हेल्प अस, और सब अपने दोस्तों को लेके आते हैं कि नहीं ज्वाइन करना है तो आनंद मिलन्स एकेडमी, बिकॉज इन लोग पर्सनली इस चीज़ को देख के और चलाते हैं। वाह, क्या बात है। सो बेसिकली हम लोग वी हैव नॉट केप्ट मच स्टाफ बिकॉज म्यूजिक कैन नॉट बी थॉट कंप्यूटराइज्ड वे, करेक्ट, वो दिल से सिखाया जाता, तो उसके लिए जब तक ओनर इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो वो काम नहीं होता नहीं हो है। सकता। कोई भी प्रोफेशन आई फील अपने आप को उसमें आप रह के ही उसको बढ़ा सकते हो, That's इफ true, यू आर that's इनटू इट प्रोफेशन। यस यस यस, वाह, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके अनीता, और आपके सब फ्यूचर प्लान्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you ऑल द so बेस्ट much, विशेस टू Arthur. यू, करियर के लिए भी, इंस्टीट्यूट के लिए भी, और Thank you लाइफ so के much. लिए भी, Thank और you ऐसे so ही मिलते रहेंगे। एंड Yes. बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माइंडाच्या कौशल्यानं जागविणारा शो, माइंडफुल हा टॉक शो।